नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष के हंगामे की। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है, लेकिन संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही को महज 2 मिनट में ही स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार यानी कि 3 अगस्त तक स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि जितेंद्र सिंह ने सदन को गुमराह किया है। तो अब विशेषाधिकार नोटिस को लेकर भी पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, तो विपक्ष भी तैयारी कर रहा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने के लिए। दूसरी तरफ संसद परिसर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार आप देख रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ दान पेटी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से दान पेटी को लाकर प्रतीकात्मक तौर पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये पूछा जा रहा है कि संसद से क्यों गायब है गृह मंत्री। Actually, privilege as done by Jitendra Singh. Jitendra Singh misled the House by saying that there was no fire. There is a clear-cut evidence. Rahul Gandhi himself showed the evidence of firing has happened, pellet gun used, and AK-47 used in Bihar also. So basically, who misled the House? Union Minister Jitendra Singh misled the House. We are going to move a privilege motion against him. और देखिए, लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीधा आपको लिए चलते हैं। प्लीज माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख उल्लेखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। आइटम नंबर 5 श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची क्रम संख्या 4 पे मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री पवित्रा मार्गेरिता जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 for Minister of External Affairs in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 श्री सप्तगिरी ओलका जी। श्री Sir, I rise to present the 33rd and 34th reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing from Monday, the 3rd of August 2026, will consist of consideration of any item of government business carried over from today's order paper with content, consideration and passing of the registration of births and deaths, and discussion on security resolution seeking this approval of the Supreme Court number of judges, amendment ordinance 2026 number 1 of 2026, and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is considered and passed by Rajya Sabha. Consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1,
the Indian Statistical Institute Bill 2026. Number 2, the Bankers Books Evidence Bill 2026. Discussion on demand for access grant for the year 2022 and 23. After presentation and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Item number 9, Srimati Aparajita Sarangi ji. Honorable Chairman, sir, I wish to move that this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025, and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of last week of the winter session 2026. Thank you. प्रश्न यह है कि श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच कार्रवाई को चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसदों की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ। इस तरीके की नारेबाजी लोकसभा के अंदर सुनाई दे रही है। अब लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होते ही हंगामेदार हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और ये हंगामा सिर्फ लोकसभा के अंदर यानी हाउसेस में नहीं बल्कि संसद परिसर में भी है। संसद परिसर में एक तरफ बच्चों के साथ हुई हिंसा के मसले पर विपक्ष अटैकिंग मोड में है, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। इस दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में आ गए। वो दान पेटी लेकर परिसर के बीच में बैठे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने भी चंदा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंदा दिया। फिर वहां से पप्पू यादव उठकर जाने लगे, यानी विपक्षी सांसदों ने इसके जरिए चढ़ावा चोरी का विरोध किया है। और इससे पहले भी पप्पू यादव सर पर पट्टी और हाथ में प्लास्टर लगाकर आए थे। वेश बदलकर सरकार को घेरने की ये कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। राम अयोध्या मंदिर, हाँ, ये हमारे राम, ये हमारे राम जी मेरे जीवन में, हम सबके मन में। जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। जहां गिनती होती थी पैसे की, वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। 2020 से जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है, तब से डकैती पड़ रही है और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जा लगाया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। अब देखिए, मसला चढ़ावा चोरी का है, लेकिन यहां भगवा रंग पहनकर साधु संतों की वेशभूषा धारण किए पप्पू यादव पहुंचे हैं, जिस पर घमासान होना लाजमी है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी चढ़ावा चोरी का विरोध किया और कहा कि जब तक चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ, और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी। और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए, चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना तो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इस मुद्दे को किस तरीके से उठाना है ये विपक्ष ने दिखाया। अब विपक्ष ने साधु संत की वेशभूषा में पप्पू यादव को बिठा दिया, उनके हाथ में दान पेटी है और राहुल गांधी भी दान पेटी में दान डालते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान पप्पू यादव फिर यहां से उठकर भागने लगते हैं।
यानी विपक्ष ने पूरा घटनाक्रम बताने की कोशिश की है, लेकिन इस दौरान जिस वेशभूषा में पप्पू यादव बैठे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पूरे संत समाज की इमेज का मसला है या पूरे संत समाज पर आरोप लगा देना है या प्रश्न चिन्ह लगा देना है। एक तरफ चढ़ावा चोरों पर कार्रवाई हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये जानता है, ये समझता है कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में यानी कि 27 के चुनावों में विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया, ये नहीं कहना चाहिए। हमने बार बार कहा कि चर्चा के लिए आप लोग सब इस हाउस में आइए, और जनता ने हमको जनता का बात रखने के लिए इस सदन में भेजा है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगले जो बिल लेके आएंगे उसमें भी आप लोग ऐसा हंगामा करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए सहयोग करें, हंगामा ना करें। देखिए, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बार बार आप सभी को अनुरोध किया है, आह्वान किया है, सदन चलने में सहयोग कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पास करना था, पास कर भी लिया, और आप बीएससी मीटिंग में भी ये विषय को आप समर्थन भी दिया था, लेकिन आपका सहयोग के बिना ही बिल पास करना पड़ा। ये परंपरा ठीक नहीं है सदन का। आप सब लोग इसमें सहयोग कीजिएगा। आप अगर बैठ जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे। अपना सीट में आप बैठिए। अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के अंदर ये कहा कि ये विपक्ष का गलत रवैया है, विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहता है, महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा नहीं करना चाहता है और ये विपक्ष को परंपरा छोड़नी होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट का बिल जिसे सदन में रखा गया, पास कराने की बात यहां पर कही गई और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने खड़े होकर यह कहा कि विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि संसद की कार्रवाई चले, विपक्ष नहीं चाहता कि जनता के मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा की जाए। दरअसल विपक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं है, इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं चंदा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष के सांसदों की तरफ से सदन में उठाया जा रहा है और इसी भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। सोमवार तक के लिए अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वहीं 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, 25 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई। विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में आज घायल पुलिस वालों का परिवार सामने आ गया। उन्होंने अपने दर्द को मीडिया के सामने आकर देश को बताया, जिसमें एक एसीपी की पत्नी थी, तो कोई सब इंस्पेक्टर का बेटा था, तो कोई पुलिस वाले की बेटी थी। सबने 20 जुलाई की घटना को शेयर कर अपना दर्द जाहिर किया। वीडियो शेयर कर पुलिस पर अटैक को दिखाया गया। घायल पुलिस कर्मियों की फैमिली का कहना है कि प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्व घुसाए थे। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एसीपी की पत्नी मीत कौर ने बताया कि 20 की रात उनके पति घर पहुंचे तो उनके और उनकी बेटी के लिए एक बड़ा ट्रॉमा था। घायल एसीपी की पत्नी ने कहा कि यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली होती है, जो घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में,
वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल हुए सब इंस्पेक्टर की बेटी कुंजल ने भी अपना दर्द बयां किया। कुंजल ने बताया कि उनके पिता जब घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से लाल थी। पापा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, चोट लगती रहती है, जबकि 4 टाके लगे हुए थे। कुंजल ने बताया कि जब भी सब इंस्पेक्टर रात में आते थे तो कहते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं लग रहा, इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं। पुलिसकर्मी की बेटी ने अफसोस जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे पिता को ही क्रिमिनल बताया जा रहा है। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉशआउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर के जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा। अब दिल्ली पुलिस के घायल एएसआई की पत्नी सीमा ने भी बताया कि 20 जुलाई को उनके पति के साथ क्या हुआ। सीमा ने बताया कि उनके एएसआई पति पर पत्थर, चप्पल और जूतों से हमला किया गया। पति का हेलमेट पूरी तरह से टूट गया था। सीमा ने बताया कि पुलिस पर पत्थर फेंके गए और अगर पत्थर लग जाता तो उनके पति इस दुनिया में नहीं होते। पुलिसकर्मी की पत्नी ने कहा कि संसद में बैठे प्रतिनिधियों और पुलिसकर्मियों और उनके परिवार की बात संसद में ये प्रतिनिधि क्यों नहीं रखते हैं। पुलिसकर्मी की पत्नी ने कहा कि 20 जुलाई के बाद यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन पुलिसकर्मियों को भी असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है, इसकी बात कोई नहीं करता। मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एएसआई के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एसीपी कैलाश बिष्ट के बेटे अक्षय बिष्ट ने अपनी बात देश के सामने रखी। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में उनके पिता के सिर में चोट लगी है। लक्ष्य के मुताबिक उनके पापा ने बताया था कि स्टूडेंट्स के बीच भीड़ में असामाजिक तत्वों हैं जिन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू।
जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें राउडीज उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्यूर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढहने से भयानक हादसा हुआ। इस हादसे के मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत हो गई। अभी 4 से 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नारपोली इलाके के भंडारी कंपाउंड स्थित इस 4 मंजिला बिल्डिंग को नगर निगम ने पहले ही खतरनाक घोषित किया था। बिल्डिंग में 48 कमरे थे, हर मंजिल पर 12 कमरे बने हुए थे। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त मरम्मत का काम चल रहा था। इस वक्त हम मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में मौजूद हैं। बीती रात यहां पर गंगावाड़ी इलाके के पास एक 4 मंजिला इमारत धराशायी हुई। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंदर अभी भी 2 से 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम एक और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर शरीर को बाहर निकाल रही है। औपचारिक आंकड़ा या फिर अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं, इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि न तो एनडीआरएफ की तरफ से की गई है न महानगर पालिका की तरफ से। उसके पीछे का कारण यह है कि जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं 4 मंजिला, ये पहले से ही खतरनाक घोषित की गई थी। महानगर पालिका के अधिकारियों की माने तो इस बिल्डिंग को सी ग्रेड में रखा गया था और इसे खाली करने का नोटिस पहले ही दे दिया गया था और बहुत सारे लोगों को पिछले 2 दिनों से यहाँ से खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया था। लेकिन बिल्डर और जो बाकी लोग हैं उनके कुछ लोग नीचे मजदूर काम कर रहे थे। इसके अलावा नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जो पार्किंग और बेसमेंट का जो इलाका है, जो हिस्सा है, उसमें 3 पिलर्स होते हैं। उनमें से किसी एक पिलर को डैमेज हुआ और उसके बाद ये डैमेज पूरे बिल्डिंग में आ गया। अब जो ये जानकारी है ये पहले ही शाम 7 से 8 बजे के बीच प्रशासन को मिल गई थी, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ पर लोग पहुंच गए थे, लेकिन कुछ लोग अंदर रुके हुए थे। जो खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो हिस्सा था, वो लोग जो है मजदूर वर्ग जो है वो अंदर मौजूद था। कुछ परिजन, कुछ परिवार के लोग भी आसपास रुके हुए थे। अमूमन लगभग बताया जा रहा है कि 32 लोगों का परिवार यहाँ पर रह रहा था। ऐसे में बहुत सारे लोगों को तो पहले ही निकाल लिया गया। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और धीरे धीरे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी ने अब ये बात कह दी है कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में कुछ गलत लोग घुस गए थे। ऐसा नहीं है कि वहां छात्र ही थे, कुछ क्रिमिनल्स भी थे। बीजेपी ने अपनी बात को मजबूती से कहने के लिए सोनम वांगचुक के एक बयान का हवाला दिया। बीजेपी ने कहा कि सोनम वांगचुक भी ये बात कह चुके हैं कि जंतर मंतर के नाम पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो गई थी। क्या इन्हीं लोगों ने जंतर मंतर पर हंगामा खड़ा किया? क्या इन्हीं लोगों ने जंतर मंतर पर पुलिस पर हमला किया? क्या इन्हीं लोगों ने संसद के अंदर घुसने की कोशिश की? क्या इन्हीं लोगों ने जंतर मंतर के नाम पर पूरी दिल्ली में हिंसा मचा दी? क्या जंतर मंतर में कुछ क्रिमिनल्स की एंट्री जानबूझकर करवाई गई? क्या कुछ नेताओं ने अमित शाह को निशाना बनाने के लिए काम किया? जंतर मंतर की असली स्क्रिप्ट क्या है, इसका खुलासा इस रिपोर्ट में करते हैं। Mr. Amit Shah, Mr. Amit Shah, Amit Shah, Home Minister G. Mr. Amit Shah, Mr. Amit Shah, the Home Minister. To Mr. Amit Shah, to Mr. Amit Shah. Sack Shah. Amit Shah ji, Amit Shah ji, Amit Shah this, Amit Shah that, Amit Shah ji, Amit Shah is hero of the nation. Narendra Modi is like God. सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने अमित शाह प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मोदी जी डरे हैं, अमित शाह जी डरे हैं। मोदी साहब, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, अमित शाह गृह मंत्री चुप क्यों है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
Amit Shah, 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 Amit Shah. गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, अमित शाह के ऊपर बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह जी आके जवाब दे। गृह मंत्री अक्षम। प्रधानमंत्री गृह मंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह 10 दिन से विपक्ष का टेप रिकॉर्डर यहीं पर अटका है। राहुल गांधी सैक शाह वाला पोस्टर लेकर हंसते मुस्कुराते अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। 24 घंटे से शाह के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी वाले नरेंद्र मोदी मिसिंग, अमित शाह मिसिंग वाला विवादित एआई पोस्टर छपवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करा रहे हैं। अब कुछ भी छिपा नहीं है, कांग्रेस का सीक्रेट एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। प्रधान के बाद मोदी सरकार में नंबर 2 अमित शाह का विकेट गिराने की प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन इरादे इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस देश के गृह मंत्री अमित शाह को घसीटकर मॉब के हवाले करना चाहती है? क्या कांग्रेस देश के गृह मंत्री की मॉब लिंचिंग कराना चाहती है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत दिनों तक अमित शाह की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? कांग्रेस क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब। आपका मुंह भी नहीं खुल रहा, क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग, मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो। आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। देश के गृह मंत्री को घसीट कर लाने की बात, ज्यादा दिन तक अमित शाह की हिफाजत नहीं कर पाओगे की बात बोल खड़गे रहे हैं, लेकिन शब्द किसी और के ही हैं। अमित शाह के खिलाफ बने इस प्लान के चीफ प्लानर, चीफ स्क्रिप्ट राइटर, चीफ कोरियोग्राफर और चीफ एग्जीक्यूटर राहुल गांधी हैं। राहुल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमित शाह पर स्टिक रहना चाहते हैं, मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकना चाहते हैं, और ये उनके पिछले 24 घंटों की टाइमलाइन से पूरी तरह क्लियर है। राहुल के हर पोस्ट में शाह का ही जिक्र है। बुधवार को राहुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैक अमित शाह वाला पोस्टर लेके आए थे, और आज राहुल गांधी की पार्टी के सांसदों के हाथ में ऑर्डर किसने दिया वाला पोस्टर था। इसी से साफ है कि राहुल अब इधर उधर नहीं भटकना चाहते, सिर्फ अमित शाह पर फोकस करना चाहते हैं। यहां एक और बात नोट कीजिए, गुरुवार को संसद भवन के बाहर 2 अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट हुए। राहुल और प्रियंका अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े थे, तो सपा, टीएमसी, एनसीपी, एसपी, जेएमएम जैसी पार्टियां दान की पेटी लेकर एक दूसरी दिशा में प्रदर्शन करते दिखे। इससे एक चीज तो क्लियर है, और वो ये कि अमित शाह के नाम पर इंडी अलायंस भी बढ़ता दिख रहा है।
राहुल ये रिस्क लेने को रेडी हैं। वो अमित शाह के पीछे ऐसे पड़ चुके हैं जैसे उनकी शाह से कोई निजी दुश्मनी हो। और इसके लिए आज राहुल गांधी ने 20 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया। राहुल ने अपने वीडियो में सिर्फ वो हिस्सा डाला जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान और सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, सिर्फ लाठी से इशारा कर रहे थे। राहुल ने अपने इस वीडियो में एक फ्रेम को 2 बार रिपीट भी किया ताकि ऐसा लगे जैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से वो वीडियोस अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट नहीं किए जिसमें छात्रों की भीड़ में घुसे उपद्रवी दिल्ली पुलिस के जवानों की मॉब लिंचिंग करने पर आमादा थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। और राहुल ने ना वो सीसीटीवी फुटेज अपने एक्स प्रोफाइल पर शेयर की जिसमें 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ भीड़ में दाखिल हुए अराजक तत्व बैरिकेड तोड़ते हुए, पुलिस पर लात घूसों की बरसात करते हुए संसद भवन की ओर दौड़ पड़े थे। अब 20 जुलाई की ये सबसे लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज देखिए। संसद भवन से बस कुछ कदम की दूरी पर 100 से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। प्रदर्शनकारी रेल भवन की ओर से भागते हुए सेंट्रल सेक्रेटरीएट मेट्रो स्टेशन से होते हुए संसद भवन के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। आप खुद सोचिए उस वक्त पुलिस क्या करती? क्या ये भीड़ प्यार से मान जाती? क्या पुलिस इन्हें संसद भवन के अंदर घुसने देती या फिर बल प्रयोग करके इनका रास्ता रोकती? पुलिस ने वही किया, प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका, हल्का लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। उस दिन पुलिस ऐसा ना करती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में छात्र का नकाब पहने 2873 अपराधियों की एंट्री हो चुकी थी। इनमें से 101 मर्डर के आरोपी थे, 62 अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपी थे, 284 डकैती और रॉबरी में शामिल थे, 61 पर बलात्कार का केस था, 25 पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप था, 229 आर्म्स एक्ट के आरोपी थे, 135 स्नैचिंग, 19 किडनैपिंग, 67 ड्रग्स रिलेटेड केस के आरोपी थे। इसके अलावा 1884 उपद्रवी ऐसे भी थे जो अन्य अपराधों में लिप्त थे। मगर राहुल देश को क्या दिखा रहे हैं? राहुल देश को सिर्फ 19 सेकंड का वीडियो दिखाकर सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, अपना खुद का वीडियो गेम चला रहे हैं। राहुल ये काम अनजाने में नहीं कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। निशाने पर मोदी और अमित शाह दोनों हैं। राहुल किसी तरह सरकार को मुसीबत में डालना चाहते हैं, अराजकता के दम पर सरकार गिराना चाहते हैं और ये कांग्रेस के पोस्ट में साफ साफ दिख रहा है। जेन जी तो हथियार है, टारगेट पर मोदी सरकार है। एजुटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए। मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गाला देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। यानी क्लियर है कि कांग्रेस साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा अपनाकर मोदी को कमजोर करना चाहती है। और राहुल का यह प्लान तभी कामयाब हो पाएगा जब वो अमित शाह को अपने रास्ते से हटाएं। राहुल वही कर रहे हैं
और कांग्रेस पार्टी इंडी का इकोसिस्टम शाह विरोधी नैरेटिव वाली आग में घी डालने का काम कर रहा है। जनरल डायर जैसा बर्ताव किया अमित शाह ने वहाँ। जनरल डायर को हमने देखा जालियनवाला बाग में, और ये जनरल कायर को देखा हमने यहाँ जंतर मंतर में। देखो, बीजेपी बहुत डरी हुई पार्टी है अभी। इस वक्त सबसे डरपोक अगर कोई होगा तो बीजेपी है। बहुत डरी हुई है। मोदी जी डरे हैं, अमित शाह जी डरे हैं, डर के मारे वो कुछ भी बोल रहे हैं। अभी वो सत्ता से जाने वाले। गृह मंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति। तो गृह मंत्री जी सदन में तो नहीं आते, दिल्ली में रहते हैं, मीटिंगें करते हैं, पर सदन में नहीं आते। तो राहुल गांधी ने ठीक कहा। आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों ने लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतर्गतवाद छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। इस बीच जो इकोसिस्टम आज ये सवाल पूछ रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन क्यों चलाई। जो इकोसिस्टम प्रदर्शनकारियों के कंधों पर बंदूक रखकर शाह पर निशाना लगा रहा है, आज उसके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ना सिर्फ पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये तक कहा है कि पुलिस विशेष परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। 20 जुलाई को वैसे ही हालात पैदा हुए थे जिसमें पुलिस को सख्ती बरतने के लिए कुछ टफ स्टैंड लेने पड़े। मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने देश की सर्वोच्च न्यायालय को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल और उनकी पार्टी का असली एजेंडा ना तो छात्र हैं और ना ही 20 जुलाई के प्रदर्शन में हुआ एक्शन। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है कि किसी भी तरह अपनी बात मनवाना और शाह को गृह मंत्री की कुर्सी से उतारना, और इसके लिए देश में एक बार फिर से अराजकता वाला माहौल बनाना। देखिए, जिस प्रकार की भाषाएं आई वहां पर बच्चों के उसमें, वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था। जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया, मगर बच्चों की क्या गलती है? सर, जो बड़ों से सीखते हैं, यदि यहां पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में मां की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं। ये अवसरवादी, अराजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं, सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए, वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं। सर, बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यह शुद्ध रूप से एक सियासी प्रयोग है, मगर अब राहुल खुद अपने प्रयोग में फंस चुके हैं। आज राज्यसभा में 7 नवंबर 1966 की उस घटना का जिक्र हुआ जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त साधु संतों और भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई थी। अब बीजेपी राहुल से सवाल पूछ रही है कि बताओ वो गोली किसने चलवाई थी।
कहा गया गोली चलाएगी कांग्रेस से सबसे बड़ी लीडर ने। महोदय, गोली चलाई गई थी ही पार्लियामेंट के सामने 7 नवंबर 1966 को, जब यहाँ साधु थे, संत थे, गायें थी। क्या मांग था उनका? मांग था गो हत्या ना हो। और यहाँ पर सीधे 303 राइफलों से गोली चलाई गई थी। 8 संत की हत्या हुई थी, गायों की हत्या हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, इनके पार्टी की दूसरी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद यहाँ पर स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने साथ दिया था। उन्होंने कहा था मैं संतों का खून माफ करता हूं, लेकिन जो गौ माता की हत्या हुई है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये महोदय गोली तो ये लोग चलाते थे। एक और बात नोट करने वाली है, और वो ये कि पेपर लीक पर छात्रों का एक आंदोलन झारखंड के रांची में भी चल रहा है। लाखों की संख्या में छात्र झारखंड में सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन ना तो राहुल इस पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही जंतर मंतर पर धरना देने वाली सीजेपी ही इस पर अपना मुंह खोल रही है। और वो शायद इसलिए है क्योंकि झारखंड में बीजेपी की नहीं, कांग्रेस समर्थित जेएमएम की सरकार है। यानी राहुल जंतर मंतर पर तो खूब शोर मचा रहे हैं, लेकिन झारखंड पर चुप्पी साध बैठे हैं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक इतने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पदयात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कहीं कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, इनके मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। राहुल और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम इस वक्त सिर्फ नैरेटिव का खेल खेल रहा है, सिर्फ मोदी और शाह के खिलाफ पोस्टरबाजी कर रहा है। कांग्रेस को लगता है कि सोशल मीडिया पर यह पॉलिटिकल स्टंट करने से अमित शाह डर जाएंगे, झुक जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अमित शाह ना तो डरे हैं और ना ही डरने वाले हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि अमित शाह ठंडे पड़ गए, बोल नहीं रहे, उनके लिए बस इतना कहना काफी है कि वक्त और माहौल देखकर अमित शाह जरूर बरसेंगे, सूद समेत हिसाब वसूलेंगे।